हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर जी, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी से हमारे सिंघा जी, संजय चौहान जी, अनवर जी, हमारे आम आदमी पार्टी से हमारे 4 प्रतिनिधि हैं, डॉक्टर चन्ना जी, बीएसपी से भी हमारे प्रतिनिधि हैं। आज हमारी जो मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, उसमें सभी राजनीतिक पार्टियों ने भाग लिया है और विस्तृत रूप से बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी। जब मीटिंग स्टार्ट हुई, मैंने रिक्वेस्ट की बीजेपी से कि भी, क्योंकि वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपनी बात रखे, मगर उन्होंने इंसिस्ट किया कि दूसरी पार्टी के लोग बोलें। और हमारे आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और बीएसपी के सभी प्रतिनिधियों ने बहुत अच्छी बात और एक बहुत पॉजिटिव बात रखी और इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट बात रखी। और सभी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि सबसे जो पार्टी है, मेजर पार्टीज़ है कांग्रेस और बीजेपी, उनको मिलकर चलना चाहिए। कुलदीप राठौर जी ने कांग्रेस की तरफ से बात रखी है। मगर दुर्भाग्यपूर्ण है यहाँ पे कि बिंदल जी ने इस मीटिंग में दोषारोपण करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। मैंने बीच में टोका उनको, मैंने कहा ये राजनीतिक मंच नहीं है, विधानसभा नहीं है और इसका प्रसारण भी नहीं हो रहा है। हमको एक पॉजिटिव बात करनी चाहिए। क्रिटिसिज्म तो हम बाहर मीडिया के माध्यम से मंच पे, राजनीतिक मंच पे करते हैं, मगर वो बहुत जैसे राजनीतिक ड्रामा करने की कोशिश करके जो है बाहर निकले। मैंने जयराम जी को भी कहा, मैंने कहा आप बहुत सीनियर लोग हैं, ऐसी सर्वदलीय मीटिंग में इस तरह की जो भाषा है, इस तरह का वो प्रयोग करना वो ठीक नहीं है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये प्री प्लान्ड था इनका, उस मुताबिक यहाँ से गए हैं। मैं विस्तृत रूप से नहीं जाऊँगा। मुख्यमंत्री जी जो चर्चा हुई और निष्कर्ष निकला उसके बारे में मुख्यमंत्री जी आपको विस्तृत रूप से बचाएंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं कुलदीप राठौर जी से भी अनुरोध करूँगा कि वो भी जो है चंद शब्दों में जो है वो अपनी बात रखें। थैंक यू वेरी मच। आज सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। मैं बधाई देता हूँ कि सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया मुख्यमंत्री जी ने, हमारे संसदीय मंत्री जी ने, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे यहाँ आमंत्रण मिला। हमारे सीपीएम, बीएसपी, हमारे जो आप पार्टी के पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल हुए। और इस बैठक का मकसद ये था कि आज जो प्रदेश में संकट आया है, इस संकट से हमें किस तरह से निपटना है, और सभी राजनीतिक दल इस पे यहाँ चर्चा करें। और बहुत अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ ये बैठक शुरू हुई। हमारे सीपीएम के जो साथी हैं उन्होंने अपने बहुत अच्छे विचार रखे, हमारे जो आप पार्टी के उन्होंने भी बहुत अच्छे विचार रखे, हमारे जो बीएसपी के उन्होंने भी विचार रखे, और हमारा भी कांग्रेस पार्टी का ये मानना था कि हमें सब लोगों को मिलकर जो है उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उनके साथी भी मौजूद थे, पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं वो भी इस बैठक में मौजूद थे। हमारा इस बात को लेकर स्ट्रेस था कि जो ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, इन परिस्थितियों से प्रदेश को निकालने की बात है, और हम सारे राजनीतिक दल इकट्ठा होकर यहाँ से जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे जो प्रतिपक्ष के साथी हैं, उनके नेतृत्व में हम जाकर दिल्ली प्रधानमंत्री जी से मिलें, और जो ये ग्रांट ख़त्म हुई है इसको द्वारा जो है किस तरह से ये द्वारा शुरू हो और हमारे ऊपर जो आर्थिक संकट आया है उससे हमें निजात मिले। बहुत अच्छी बैठक हुई, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी जो है शुरू से ही इस विषय को लेकर राजनीति कर रही। वो इस मंशा से आए थे, ये राजनीतिक दबाव था, लोगों का दबाव था कि अगर वो मीटिंग में नहीं आते तो पूरे प्रदेश में ये संदेश जाता कि ये गंभीर नहीं है। वो आए, लेकिन उनकी सोच पहले से ही, उनकी मंशा साफ थी कि उनको इस मीटिंग में बैठना नहीं है, इसका बहिष्कार करना है। और ऐसी बातों को लेकर जो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं उन्होंने इस मीटिंग का बहिष्कार किया। मुझे लगता है ये बिल्कुल निंदनीय है। लोकतंत्र में सरकार और प्रतिपक्ष की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। हिमाचल में अगर हमारी सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष की भूमिका में,
केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कांग्रेस और सहयोगी दल प्रतिपक्ष की भूमिका में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो विधानसभा के पटल पे होती हैं, वो ये भी करेंगे, हम भी करेंगे। लेकिन आज की इस बैठक का इस तरह का कोई मकसद था नहीं। बहुत अच्छी बात यहाँ हुई, लेकिन वो सहमत नहीं थे, चले गए। जो भी चर्चा होगी वो विधानसभा में होगी। लेकिन मुझे ये लगता था कि उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री इनकी बात सुननी चाहिए थी। इनकी बात सुने, इनके स्पष्टीकरण, उन्होंने अपनी बात कही, हमारी बातें सुनी, लेकिन सरकार की बात उन्होंने नहीं सुनी। बात ये बनती थी कि वो मुख्यमंत्री जी की बात सुनते, सरकार का क्या पक्ष है वो सुनते, उसके बाद जो उनकी इच्छा होती वो करते। लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने सरकार की बात नहीं सुनी, मुख्यमंत्री जी की बात नहीं सुनी, और हम उनसे इस बात की अपेक्षा कर रहे थे कि वो अपने सुझाव दें, लेकिन उन्होंने कोई भी सुझाव यहाँ दिया नहीं और यहाँ से बहिष्कार किया। और मैं ये समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल जैसा एक छोटा राज्य, जहाँ हम इस सोच को लेकर आगे चल रहे थे कि सभी राजनीतिक दल जो है मिलकर इस जनता के मुद्दे पे हम इकट्ठे होकर हम बात करेंगे, उन्होंने नहीं की। बहुत दुर्भाग्य है। वो पूरे विश्व को लेकर राजनीति कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो मैंने आज देखा, मुझे इसका बहुत ज़्यादा दुख है। इससे ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन कांग्रेस पार्टी और तमाम राजनीतिक दल वो भी अपनी अपनी बात आपके सम्मुख कहेंगे। हम ये चाहते हैं कि सरकार जो है, जो भी सरकार का इस विषय को लेकर निर्णय होगा, इस प्रदेश को इस आर्थिक संकट से बाहर निकालने का, उसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से साथ खड़ी। धन्यवाद। मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि भाई आप अपनी जो बात है वो मीडिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को भी रखें। माननीय मुख्यमंत्री, सबसे पहले तो मैं हमारे जो ऑल पार्टी मीटिंग रखी हुई थी उसके लिए हमारे सीपीएम के, आम आदमी पार्टी के, बीएसपी के, सभी कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य आए, लॉ लश्कर के साथ आए, पूर्व मुख्यमंत्री जी आए, हमारे प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदर जी आए और टीम आई उनकी। हर्षवर्धन जी चौहान जी ने ठीक कहा कि आप पहले बात रखिए। ये तो नहीं है, वैसे ही आ जाएगी आवाज़ ना, वैसे ही मैं वैसे ही ज़ोर से बोलने वाला हूँ, तो ठीक है। तो जब वो बात रखने की बात आई तो हमने कहा कि सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से ही कुछ की जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जयराम जी ने कहा कि नहीं, ये पहले और पार्टियों के विचार ले लीजिए। और हर्षवर्धन चौहान जी और हम लोग चाहते थे कि मीडिया भी अंदर रहें, लेकिन जब उन्होंने हमसे अनुरोध किया कि हम मीडिया को अंदर रहने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने आपको कहा कि आप थोड़ा बाहर इंतज़ार कीजिए। तो हर्ष जी ने सीपीएम की बात रखी, मैं सीपीएम के राकेश सिंघा जी ने जब अपनी बात रखी तो बिल्कुल पॉजिटिविटी में ये कहा कि ये सवाल सरकार का नहीं है, सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, मुख्यमंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री जाएंगे, ये अधिकार की बात है। ये आरडीजी संविधान के अधिकार द्वारा हम लोगों को मिली है। रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच का जो घाटा होता है उसकी पूर्ति के लिए आरडीजी दी जाती है, और ये कोई अभी से नहीं मिल रही है, ये 1952 से मिल रही है। तो निश्चित रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी लीड है। और उन्होंने कहा कि हमारी आवाज़ तो सिर्फ जनता की अदालत है, लेकिन आप सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी है, उस ओपोजिशन पार्टी के होने के नाते आपको लीड लेनी चाहिए। उस बात का सही बात भी उन्होंने कही। और जिस अधिकार के रूप में ये आपको
चलना है, हम भी आपके साथ चलने को तैयार हैं। आम आदमी पार्टी की बात आई, आम आदमी पार्टी ने भी बड़े ज़ोर से बात रखी कि कोई ये राज्य का अधिकार है, ये ग्रांट नहीं चाहिए हमें, अधिकार है, और इस अधिकार को आप कंसीडर नहीं कर सकते दूसरे राज्यों के साथ। तो हमारे जो सेक्रेटरी फाइनेंस थे उन्होंने अपना यहाँ वक्तव्य दिया, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आम आदमी पार्टी ने ये कहा कि आप सब लोग हम आपके नेतृत्व में मिलकर चलेंगे, सवाल ये नहीं है कि इनके विधायक है या नहीं, सवाल ये है कि ये भी लोकतंत्र में जनता की एक आवाज़ है, एक ताकत है। बीएसपी ने अपनी बात रखी कि आप 2 मेजर पार्टीज है और पार्टी के साथ आप आगे चलिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुलदीप राठौर जी ने अपनी बात रखी। उसके बाद बिंदल जी की बारी आई, प्रदेश अध्यक्ष थे, और बिंदल जी कहने लगे 4 लेन दिया आपको हमने सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स दी, आपको हमने PMGSY दिया, इतने 1000 करोड़ रुपया दिया, इतने 1000 करोड़ रुपया दिया। हर्षवर्धन जी ने बोला कि आप RDG के मामले में स्थिति स्पष्ट करो, और हर्षवर्धन जी ने तो ये भी बोला कि ये सब चीज़ें तो 15th फाइनेंस कमीशन में भी मिलती रही, 14th फाइनेंस कमीशन में भी 4 लेन मिलते रहे, 15th फाइनेंस कमीशन में भी 4 लेन और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीमों का पैसा आता रहे, आपका RDG के मामले में क्या मानना है। फिर वो ज़ोर से बोलने लगे। हर्ष जी ने कहा कि ये राजनीतिक रूप से ये बोलने की बात नहीं है, आपने वो बाहर बोला, लेकिन RDG के संबंध में आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जिन बातों को गिना रहे थे वो रूटीन्स की स्टैंडिंग टॉक्स तो होती ना, जैसे कि PMGSY मिल रहा है, ये मिल रहा है, RDG के मामले में नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने बहाना पकड़ा और इस बैठक से उठकर चले गए। तो जयराम जी को हमने बोला रुको रुको, तो कहा कि हम विधानसभा में बोलेंगे। तो विधानसभा में बोलेंगे, ठीक है, विधानसभा में बोलो। बोलना क्या है इसमें, बोलना क्या है इसमें? बोलना यही है कि आप क्या RDG में हमारे साथ इस अधिकार की लड़ाई में चलने को है कि नहीं है। तो वो दुविधा में फंसी हुई भारतीय जनता पार्टी लग रही है, क्योंकि ये क्लियर नहीं कर पा रहे। अगर उन्होंने बैठक में आना था तो RDG पर अपना स्टैंड क्लियर करना था कि नहीं, हम RDG के साथ है या नहीं है। अब इस दुविधा में निकलने के लिए उन्होंने बहाने पकड़ लिए कि CPM हमको बोल रही है कि आप चलो, राठौर साहब को बोल दिया, आम आदमी की पार्टी को बोल दिया, और मैंने कहा कि चलो अब सब लोगों ने बोल दिया, लोकतंत्र में है तो मुझे भी बोलने दो। नहीं, कहते आपके बोलने से पहले ही चले जाना है। तो अब क्या कर सकते हैं, हमारे से बोलने से ही पहले चले गए। लेकिन क्या प्रदेश हित बड़ा है कि कुर्सी हित बड़ा है, सवाल ये है। आज प्रदेश हित के मामले हैं, कुर्सी हित नहीं है। और ये जो सोच कर चलेंगे कुर्सी हित बड़ा है, ये प्रदेश की जनता के हितों के साथ कुठाराघात है। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हम, या तो इनकी बोलने की ताकत भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र ने ख़त्म कर दी है, मुझे ये लगता है, क्योंकि ये इनकी ताकत जो है ख़त्म कर दी है। ये तो महसूस कर रहे हैं कि गलत हुआ है, RDG बंद तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन बोले कौन, ये बोलने को तैयार नहीं है। फिर गिना देते 4 लेन बन रहे हैं, इतने लेन बन रहे हैं, ये इतने लेन बन रहे हैं, इनके लिए थोड़ी है। ये तो आपके MLA हर दिन 3 साल से बोल रहे हैं। अगर ये मेरी बात सुनते तो मैं इनसे पूछता कि आप RDG में हमारे साथ चलने को तैयार है या नहीं है। नहीं है तो भी अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए। हमने तो लड़ाई लड़नी है, हमारी तो चुनौती है, और हर चुनौती को हम लड़ाई समझ कर नहीं लड़ते हैं, हम युद्ध समझ कर लड़ते हैं, साम दाम दंड भेद के साथ लड़ते हैं। ऐसी बात नहीं है। और प्रदेश की हित की लड़ाई तो हम सब लोग CPM के साथ, आम आदमी के साथ, प्रदेश के हित के लिए हम सब कुछ करने, सर्वहित है हमारा प्रदेश हित, हमारा कुर्सी हित नहीं है। और प्रदेश हित की बात जब आती है तो हम सबसे पहले लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस संदर्भ में जब ये बात नहीं सुनी इन्होंने, तो मैं जयराम जी से पूछता कि जयराम जी आप बताइए, 15th फाइनेंस कमीशन ने हमें RDG दी, वो गिनाने लग गए कि RDG मोदी जी ने 14th फाइनेंस कमीशन में इतनी दी, 15 में इतनी दी, वो गिनाने लगे। वो फिर उनसे ही पूछा जाता कि जो अगर मोदी जी ने इतनी हमारे को RDG दी, ये वित्त योग देता है ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने जयराम जी को जब से वो मुख्यमंत्री बने 5 वर्ष में 54,000 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया? 54,000 करोड़ रुपया दिया। मेरा को 11 दिसंबर 2022 के बाद 1 जनवरी 2023 से
लेकर आज तक, जो अभी हमारा 31 मार्च 2026 को वित्त वर्ष खत्म होगा, टोटल आरडीजी 17,000 करोड़ रुपये मिलेगी। अगर जयराम जी और जीएसटी कंपनसेशन के रूप में जयराम जी को, जब जीएसटी लगा 2017 में, उस समय हमारी वैट और एक्साइज ड्यूटी से इनकम होती थी 4 से 5,000 करोड़। जीएसटी लग गया, सरकार की कॉम्पिटेंस ऑफ टैक्सेस की पावर ही कम हो गई, हमारी पावर ही नहीं रही। तो उस समय जयराम जी को बोला कि आपका वैट और एक्साइज के रूप में 4,000 करोड़ का घाटा हो रहा है, इस घाटे की पूर्ति के लिए हम हर साल आपको 3200 करोड़ रुपया देंगे। 3200 करोड़ रुपया देने के हर साल उनको देते रहे। जून 2022 में वो 3200 करोड़ रुपया बंद हो गया, यानी कि 5 साल में 16,000 करोड़ जीएसटी कंपनसेशन सेस के में मिला। 54 और 16 70,000 करोड़ होता। 76,000 करोड़ रुपए का हमारे पर लोन छोड़कर चले गए। 10,000 करोड़ की 6th पे कमीशन का एरियर छोड़ के चले गए। हमने ये बात भी करनी थी, अगर ये ऐसी बात है, अगर आप उस 70,000 करोड़ में से 40,000 करोड़ रुपया लोन का वापिस कर देते तो हम उस डेट ट्रैप में ना फंसते जो अगले वित्त वर्ष में हमें लोन मिलेगा 10,000 करोड़ और वापिस करना पड़ेगा 3,500 करोड़ अपने रिसोर्सेज से। तो वित्तीय कुप्रबंधन किनका है? वित्तीय कुप्रबंधन भारतीय जनता पार्टी का सरकार का रहा। और जो जिसको 17,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं उससे सवाल पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के एमपी भी, जो बिल्कुल वित्तीय अनुशासन के अनुसार सभी योजनाओं को लागू कर रहा है। 70 साल से ऊपर का एरियर दे दिया गया है। 1/1/16 से लेकर 31/1/22 तक का हमने 4th क्लास का 70% का एरियर दे दिया है। तो वित्तीय अनुशासन हुआ ना, और कुशल वित्तीय अनुशासन के द्वारा ये सब हुआ। 17,000 करोड़ है, अगर मुझे ही वो 40,000 करोड़ मिल जाता तो प्रदेश के लोन को मैं आज आधा कर देता। लेकिन परिस्थितियां जो भी हो, हमें परिस्थितियों से निपटना भी आता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार का व्यवहार प्रदेश हित में नहीं है। वो राजनीतिक हित के लिए जो मर्जी बाहर बोले, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो मर्जी बाहर बोले, लेकिन हमने इनके कहने से ही ये ऑल पार्टी मीटिंग मिलाई, इन्हीं की कहने से। क्योंकि जब पिछली मीटिंग में इन्होंने कहा वेन्यू भी चेंज किया और इनके कहने से वेन्यू भी चेंज किया, हमने सेक्रेटरीट में रखी हुई थी। हमने फिर सीपीएम को बोला कि आप पीटर ऑफ आइए, आम आदमी के पार्टी के पास आइए। ये सिर्फ इसलिए आए दिखाने के लिए। अरे ये तो गलत बात है ना, दिखाने के लिए आए, उसके आधे बोलते भी कुछ नहीं है और विरोध करके चले जाते हैं। तो प्रदेश के हित का विरोध जो पार्टी करेगी, क्या आप समझते हैं हिमाचल की जनता नहीं जानती है कि आप मीटिंग में आए और अपनी विरोध करने के बाद यहाँ से उठकर चले गए? आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि सारे आम आदमी पार्टी वहाँ थी, सीपीएम वहाँ था, बीएसपी वहाँ थे, वहाँ से आप बिल्कुल सरकार की बात सुनने के बगैर ही चले गए। और सबने अनुरोध किया, मैंने भी अनुरोध करना था, हम आपके नेतृत्व में भी अपना सरकार का अहम छोड़कर भी जाने को तैयार है। जबकि मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, मैं उस प्रोटोकॉल के बगैर भी इनके नेतृत्व में जाने को तैयार था। वो मौका ही नहीं दिया। आज ये प्रदेश के हित पर कुठाराघात है। और एक और बात कहना चाहूँगा, हम अपने अधिकारों की लड़ाई क्यों ना लड़ें? हम जंगल के रूप में 28% हमारा जो डेंस और मॉडरेट फॉरेस्ट है, हम लंग्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया है। 5 नदियाँ ओरिजिनेट हिमाचल प्रदेश से होती है, वाटर वॉल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया है। हम इकोलॉजिकल सर्विसेज के रूप में 80,000 करोड़ रुपए की सर्विसेज देश को देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, 90,000 करोड़ की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट से हमने इसका सर्वे करवाया है। ये हो और हमारे अधिकार ना मिले। आज आपदा प्रभावित परिवार 1 बीघा फॉरेस्ट, 68% फॉरेस्ट लैंड के लिए 1 बीघा जगह के लिए मैं 2 बार भूपेंद्र यादव जी को मिल गया कि इस कानून में आप बदलाव कीजिए। वो बदलाव नहीं करते। कई बागवान बेचारे बोलते कि हम चलो हमने पौधा सेब उगा दिया है, इस सेब की पैदावार आप हमारे को लीज पर जगह दे दो। उसमें कोर्ट आता, हमने बोला एक्ट में प्रोविज़न कीजिए, हम एक्ट प्रोविज़न करेंगे। उस अधिकार में हमारे बागबानों को दुखी किया जाता है। जो आपदा प्रभावित परिवार है उनको दुखी किया जाता है। अच्छा, आपदा के समय में भी बड़ी विचित्र बात है,
भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार प्रदेश में के हित में खड़ी हुई? कभी नहीं हुई। 2023-24 में पूरा सेशन बंद करवा दिया कि आपदा पर चर्चा होनी चाहिए, और आपदा के प्रस्ताव की केंद्र सरकार से हमें पीडीएनए के रूप में 9300 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। सबसे पहले वॉकआउट करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। लोग याद रखेंगे, गांव का गरीब किसान याद रखता है, गांव का आम मजदूर याद रखता है, गांव में रहने वाला अंतिम व्यक्ति याद रखता है, और मैं इसलिए ये बात, युवा वर्ग याद रखता है। ये चीज़ें क्यों हो रही है? ये चीज़ें इसलिए हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ यही नहीं तय कर पा रही कि हमें करना क्या है। अरे सीधा करना है, प्रदेश का अधिकार है, संविधान के द्वारा दिया है, चलो हम मोदी जी के पास चलते हैं, हम आपके साथ जाने को तैयार है। वो बोलने की हिम्मत तक नहीं है इनमें। वो बोलने की हिम्मत कब आएगी आपको? आप अपनी कुर्सी को देख रहे हैं, इसलिए डर रहे हैं पता नहीं कुर्सी ना चले जाए। कुर्सियां आती रहती है, जाती रहती है, कुर्सी छोड़िए। आज भी मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप अपने किसी नेता के नेतृत्व में चलिए। मैं उनके नेतृत्व में चलने को तैयार हूं, सीपीएम भी उनके नेतृत्व में चलने को तैयार है, आम आदमी पार्टी भी उनके नेतृत्व को चलने को तैयार है। ये सरकार की लड़ाई नहीं है, ये हिमाचल की जनता के अधिकारों की लड़ाई है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी हमारा बिल्कुल जनता का साथ देने से नकार रही है। अरे जाने की क्या जरूरत थी? बात सुनकर जाते, बाहर अपनी बात कर देते। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश हित में रवैया अच्छा नहीं है, और जनता ये सब जानती है। ये सब चीज़ें आज टेक्नोलॉजी का युग है, दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी सुनता है। जहाँ आप लोग अधिकार से पीछे हटेंगे, आप भूल जाइए ये जनता आपके साथ खड़ी होगी। हम नहीं कहते कि हमारे साथ खड़ी होगी, लेकिन जनता जानती है कि जो हित की लड़ाई लड़ेगा, प्रदेश हित की लड़ाई लड़ेगा, कुर्सी हित का त्याग करेगा, उसके साथ जनता खड़ी होती है। यही मैंने आपको कहना था। वो आए, बड़े ज़ोर शोर से आए, मैं बड़ा खुश हुआ। ये हर्षवर्धन जी भी बड़े खुश हुए, पहले उनसे गले मिले अंदर आके कि चलो आप आए, और कल रात को उन्होंने कहा कि हम सचिवालय नहीं आएंगे, प्रदेश हित के लिए मेरे पास सचिवालय ने नहीं आना। तो इन्होंने बोला कि मेरे से हर्षी ने कहा कि पीटर ऑफ, मैंने बोला बिल्कुल पीटर ऑफ कर दो, उनको बोलो कि मंडी आना पड़े तो हम मंडी भी जाने को तैयार है। मैंने तो ये भी मंडी भी हम जाने को तैयार है, क्योंकि प्रदेश हित की बात है। बिंदल जी के सोलन भी जाने को तैयार है, बिंदल जी के सोलन घर है, नाहन में भी जाने को तैयार है, कहीं भी जाने को तैयार है। पर ये बहाने मार के जाना अच्छी बात नहीं है। और अभी भी इनके पास समय है, अभी बजट 17 मई को पास होना है, 16वें वित्त योग की रिपोर्ट ले हो गई है, और 16वें वित्त योग में हम जाकर बात कर सकते हैं। ये नहीं चलेंगे, हमें तो चलना ही है, हमें तो लड़ना ही है। हर प्लेटफार्म पर उठाएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर से उठाएंगे, और भी जहाँ भी प्लेटफार्म होगा उठाएंगे, और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। आपने हमारी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कोर्ट में जाने का रास्ता भी अभी तो हम भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश हित के लिए बार बार कह रहे हैं, फिर उसके बाद मैं देश के नेताओं से मिलकर ही तब अगली रणनीति को तय करेंगे। एक तर्क ये दिया है कि सीपीएम या दूसरी पार्टियों को बुलाया, इनके विधायक नहीं है चुने हुए, हमारे 28 विधायक है, साथ बिंदल जी और जयराम जी ने कहा है। तो क्या, और साथ में ये कह रहे थे हम विधानसभा में मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और वो ये भी कह रहे हैं, लोकतंत्र किसे कहते हैं? राजनीतिक मंशा से आपने ये बैठक बुलाई थी, केंद्र तो मदद कर रही है, और जो अभी आर्थिक केंद्र है इसका ठीकरा भाजपा पर फोड़ना। मैं अभी यहाँ का आर्थिक संकट पहले स्पष्ट कर दूं। ये जो 31 मार्च तक है, इस आर्थिक संकट से सरकार खुद निपटना जा रही है। अगला आर्थिक संकट अगले वित्तीय वर्ष का है, जो 2026 से 2031 का है, उससे भी निपटने के लिए हमारे पास रणनीति होगी, ऐसा नहीं है। ये पहले स्पष्ट कर दूं, अभी का कोई आर्थिक संकट नहीं है। मैं एक पहले को एक बात हूँ। दूसरा वो क्या कहा आपने? बोला वो आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक मंशा से आपने बैठक बुलाई थी, क्योंकि सारा ठीकरा जो है आप भाजपा पर फोड़ना। भाई ये राजनीतिक मंशा कहाँ है कि 16वें वित्त योग ने हमारी आरडीजी को 0 कर दिया, जिसका बजट पर 15% इम्पैक्ट पड़ेगा। ये राजनीतिक मंशा है? ये तो पहले ही दिन मैंने कहा दिया, 1 फरवरी का दिन काला दिवस था। और जो ये कह रहे हैं कि हमारे विधायक हैं, हम 40 और जो 28 विधायक की बात करते हैं, ये जनता के द्वारा चुनकर आते हैं। सीपीएम जनता के वोटों का प्रतिनिधित्व करती है, आवाज़ है। आम आदमी भी जनता के प्रतिनिधित्व करती है, बीएसपी भी करती है। लोकतंत्र की विशेषता क्या है? विधायक ही नहीं लोकतंत्र, पार्टियों की आवाज़ ही लोकतंत्र की विशेषता है। आप इसको ये अभी नहीं होता ऑल पार्टी मीटिंग,
ये पहले भी इनके समय में भी, बीजेपी के समय भी, तब भी कोई विधायक नहीं थे। आम आदमी पार्टी का कोई विधायक था, बीएसपी का कोई विधायक था, सिंघा जी का विधायक थे, तब नहीं थे। और ये कहना कि हम विधानसभा में उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे, आप क्यों, क्या उठाना चाह रहे? आप बोलो कि हम चलने को तैयार है, आप बताइए हम टाइम ले रहे हैं और आप चलिए। ये टालने की बात क्यों हो रही है? ये सब टालने की बात है। नहीं, मैं एक चीज़ में स्पष्ट करना चाहूँगा। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी बातें, बीजेपी ने बाहर जाकर के क्रिटिसिज्म किया है। ये क्रिटिसिज्म की मंशा से आए थे। इनको यहाँ सीपीएम, आम आदमी पार्टी और बीएसपी ने जो समर्थन दिया है सरकार को, वो भी इनको पसंद नहीं आया और बाहर जाकर के इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, इनके बैठने के पे आपत्ति कर रहे हैं। वो जिस प्रकार का क्रिटिसिज्म, मैं नहीं कहना चाहता, जिस प्रकार की टोन और टेरर जो बिंदल जी ने स्टार्ट की थी, एक जो ऑल पॉलिटिकल पार्टी, ऐसे एक बात बोल इसमें बिंदल जी भी विधायक नहीं है, अगर वो विधायक ने और हमारा भी सर सबमिशन एक है, तो आम आदमी पार्टी का तो एक भी नहीं है, तो डरते क्यों है? ये तो 6 थे। मैं तो बोल रहा था बार-बार कि नहीं, आप इनके जो नहीं, आप इनका वर्जन देना, आप अपना वर्जन देना। मैं इस कह रहा कि इस तरह से इनकी मंशा थी, एक नेगेटिविटी, और उस तरह से आए थे, लड़ने के भाव से आए थे। अब हम तो चलो सत्ताधार है, हमसे तो लड़ो, मगर आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और बीएसपी का तो कोई वो उसमें इनका झगड़ा ही नहीं है। मगर बाहर जाकर के वॉकआउट करने के बाद बाहर जाकर इनका भी क्रिटिसिज्म करना है, दुर्भाग्यपूर्ण है ये तो। एक मिनट में एक बात बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, ऐसा है, एक मूलभूत प्रश्न कि भाजपा चाहती है कि आरडीजी मिले या ना मिले। प्रश्न यही, ये इनको साबित करना कि ये इसके पक्ष में या इसके पक्ष में नहीं। एक मैं एक कहना चाहता हूँ, पार्टी ऑल पार्टी मीटिंग होती है जिसमें पार्टी के प्रतिनिधि आते हैं, उसमें ये नहीं होता विधायक ही आने हैं। विधायक के लिए तो विधानसभा रखी है, लेकिन हमने बोला जयराम जी आप ही अपने विचार दीजिए, वो अपने विचार भी नहीं दे के गए। सारे एमएलए ही तो थे वहाँ, किसी ने विचार नहीं रखे जी। सर आप लोग भी बाहर पलटवार कर रहे हैं, लेकिन जो आर्थिक मोर्चे पर एक संकट आया है, इससे बाहर हिमाचल प्रदेश कैसे आएगा? ये इसके लिए क्या कुछ ये क्या मंथन हुआ? और आप निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए। और मैंने आपको कहा ना, हम सभी पार्टियों के सहयोग से, प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से हम इसको पार करेंगे, आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में बढ़ेंगे। व्यवस्था परिवर्तन के जो 3 साल है उसने नीतिगत बदलाव किया है, और नीतिगत बदलाव से आपको ये बताना चाहता हूँ, पिछली बार आरडीजी 6200 करोड़ थी, इस बार 3200 करोड़ रुपया हुई है। आज एक भी दिन हमने किसी योजना को, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी से लेकर है, पीछे नहीं हटने दिया। और विकास की गति को बढ़ाने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते कई योजनाएं मेरे दिमाग में घूम रही है, जो आने वाले समय में बजट में भी आपको इंगित होगी। धन्यवाद। अब आप